नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नायमिशम एकेडमी में। चलिए, आज ज्योग्राफी की अर्थात भूगोल की तीसरी क्लास है और हमने सबसे पहली क्लास में समझा था कि भूगोल है क्या। दूसरी क्लास में समझा कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। तीसरी क्लास में समझेंगे कि भारत की अवस्थिति क्या है और विस्तार क्या है, मतलब कि भारत कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, उसका अक्षांशी विस्तार कितना है। अक्षांश बता चुके हैं आपको क्या होता है। देशांतरी विस्तार कितना, उसके देशांतर का कितना विस्तार है, वो बताएंगे आज आपको। और जो भारत से लगने वाले देश हैं, सीमा से भारत के जो देश सीमा बनाते हैं, तो वो देश जो हैं उन सीमाओं के बारे में मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और सपोर्ट कीजिएगा इसी तरह से, और आप लोगों का सपोर्ट होगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर के, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो बात करते हैं भारत की। सबसे पहली बात आती है कि जो हमारा भारत है यह प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है प्रायद्वीप? इसलिए बोला जाता है कि जिस क्षेत्र की, अर्थात जिस भूखंड, जो भूखंड होता है उसको तीन तरफ से अगर पानी घेरे हुए होता है, जल से वह घिरा हुआ होता है, तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। हमारा ये भारत है। भारत के अंदर हमने कुछ राज्य बनाए हैं भारत के, ठीक है, और उनसे हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं, उनके नाम लिखे हैं, उसको समझते हैं क्या है। सबसे पहली बात कि भारत का अक्षांशी विस्तार। भारत का अक्षांशी विस्तार जो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये आप लोगों को हम बता चुके हैं और आज ये फिर बता रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी। उससे पहले भी एक बात समझिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षांश की। भारत का अक्षांशी विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। अच्छा, ये इसमें आप लोग को एक दिक्कत हो रही है कि ये उत्तरी जो है, ये बात उत्तरी लगी, तो उत्तरी से क्या मतलब है? उत्तरी से मतलब ये है कि हमने आपको बताया था कि जो वर्ड है उसमें जो हमारा भारत है, बीच से भूमध्य रेखा गई है। हमारा भारत जो है वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और अगर अक्षांशों की तरफ से देखा जाए तो उत्तर में स्थित है। ठीक है, और अगर देशांतर की तरफ से देखा जाए तो पूर्व में स्थित है, क्योंकि अक्षांश पड़े पड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। अक्षांश को मतलब लेटी हुई रेखाएं होती हैं, और देशांतर क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, तो लंबी लंबी जो रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर कहते हैं। तो उस देशांतर के हिसाब से भारत हमारा पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है, और अक्षांश के हिसाब से हमारा भारत उत्तरी क्षेत्र में है। तो अक्षांश जो होगा, जो भी अक्षांश होगा उसमें उत्तरी लिखा होगा भारत के संदर्भ में। कैसे? हमारा भारत जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है। उत्तरी का मतलब जैसे ये स्फेयर है, ये भूमध्य रेखा है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया आपका, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो हमारा भारत यहीं पर तो है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो हुआ, इस वजह से ये उत्तरी लगा हुआ है। ठीक है, कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, जो भारत का क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल है और जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है? ये हमारा ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, ये देशांतर रेखा मान लीजिए, ये अक्षांश रेखा हो गई, ये देशांतर, ये क्या हो गया? अक्षांश हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? देशांतर। ठीक है, तो हमारा भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है। राइट साइड में हमारे पूर्व है, राइट साइड में पूर्व है, ये उत्तर है, तो हमारा भारत बीच में है, तो कहाँ पर होगा? उत्तर पूर्व में ही तो होगा। इसे क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व ही तो बोलेंगे। तो हमारा भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतना समझ आया? ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है, जितना भी भारत का जो क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व का 2.42% है। पूरे विश्व का 2.42% भूभाग या क्षेत्रफल भारत के पास है। मतलब 100% पूरे विश्व के पास है, उसमें से 2.42% भारत के पास है। ठीक है, अब बात करते हैं
देशांतरी विस्तार की, भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। मिनट को हम ऐसे लगाते हैं, मिनट का जो साइन होता है हम ऐसे करते हैं, कैसे लेंगे, 97 डिग्री ऐसे 0 और 25 मिनट जो होगा ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये लिखा होता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा तो जान लें। और 25 मिनट लिखा, कितना है देशांतरी विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक, तथा इनके बीच 30 देशांतरों का अंतर है। जो देशांतर है हमारे ऐसे ऐसे, वो सबसे पहली बात यहाँ पर कितना होगा 68 डिग्री, ठीक है 7 मिनट, यहाँ पर कितना होगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इनके बीच में कितनी होगी देशांतर, 30 देशांतर हैं। ठीक है, इनके बीच में कितने देशांतर है, 30 देशांतर हैं। और एक देशांतर मतलब 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना मिनट लेती है, 4 मिनट। तो 30 देशांतर घूमने में कितना मिनट लगी, 30 देशांतर घूमने में मिनट लगी 120 मिनट। तो इस वजह से कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस वजह से यहाँ का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, उन दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। कितने घंटे का अंतर आ जाता है, हमने आपसे बताया था कि 1 डिग्री जो वस्तु दूर है वो 4 मिनट उसका समय बढ़ जाएगा। जो भारत का ग्लोब होगा उसके जो पूर्व क्षेत्र में होंगे देश, उसका 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ जाएगा, और पश्चिम में होंगे तो 1 डिग्री पर 4 मिनट घट जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्व में है ना भारत हमारा, तो 97 डिग्री है इधर है और 68 डिग्री है, तो बीच में 30 डिग्री हुई, तो 30 डिग्री मतलब 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो इन दोनों के समय में जो भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है और जो भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र, इन दोनों के समय में कितना अंतर आ जाता है, 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, इस अंतर को कम करने के लिए अर्थात समाप्त करने के लिए क्या किया गया कि एक मानक समय बनाया जाए, जिसको जो माना गया 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच का देशांतर है। क्या है 82.5 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच का देशांतर है। क्या है, कौन सा बीच का देशांतर है, 82.5 डिग्री, जो भारत का मानक समय है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, और हमारे भारत का मानक समय की गणना इलाहाबाद के नैनी से होती है। ठीक है, और यह अभी आगे आप बताएंगे कि यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है, इसको समझेंगे। अभी बात करते हैं कि घूमने में 120 मिनट लगता है। ठीक है, 2 घंटे अंतर होता है। भारत का जो पूर्वी छोर है, भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है वह है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी छोर है किबिथु, यह है, यह हम है, यह समझ लिए हम भारत है। ठीक है, तो हमारा पूर्वी छोर क्या होगा, आपके सामने से हमारा पूर्वी छोर ये होगा, तो हमारा पूर्वी छोर इधर वाला सबसे लास्ट जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, और जब से सबसे पश्चिमी छोर पर क्या होगा वो होगा गोहार मोती, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको कि भारत का सबसे पूर्वी छोर है किबिथु है। ठीक है, किबिथु है, और भारत का सबसे पश्चिमी छोर जो है वो है गोहार मोती। ठीक है, बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी छोर मतलब कि सबसे उत्तरी लास्ट में कौन सा भारत के अंडर में गांव है, ठीक है, या क्षेत्र है, तो उसे कहेंगे हम, भारत का सबसे उत्तरी छोर है इंदिराकौल। इंदिराकौल कहाँ पड़ता है, आपके लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी छोर है क्या है, लद्दाख में इंदिराकौल है। फिर बात करते हैं भारत का सबसे दक्षिणी छोर है कैप कैमोरिन। भारत का ये समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि भारत का दक्षिणी छोर है कैप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, सबसे दक्षिणी छोर क्या हुआ, यहाँ पर होगा कैप कैमोरिन। ठीक है, पर अगर पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये था दक्षिणी छोर। अगर पूछता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपके यहाँ पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। वहाँ पर कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। आपको बताएंगे आगे कि अंडमान में कितने द्वीप हैं, निकोबार में कितने द्वीप हैं। ठीक है, आपको सब बताएंगे, पर अभी के लिए थोड़ा समझते चलिए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। और अगर पूछे कि भारत का जो स्थल खंड है, अगर उसका सबसे दक्षिणी छोर पूछे तो वो है कैप कैमोरिन। क्या है, दक्षिणी छोर है कैप कैमोरिन और दक्षिणतम बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में
स्थित है। ठीक है, चीन के बाद भारत जो है जनसंख्या में, भारत की जनसंख्या आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा चीन की है। ठीक है, तो चीन के बाद विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला दूसरा देश है भारत। कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला दूसरा देश है, सबसे पहले नंबर पर चीन है। यह है जनसंख्या के आधार पर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है 7वें स्थान पर है। भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर है। ठीक है, आगे समझते हैं कि भारत में जो है 90.44% मतलब 90.44% स्थलखंड है, मतलब जमीन है, भूभाग है, और 9.56% जल भाग है, मतलब 9.56% जल है भारत के पास, मतलब वहाँ तो उसका अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो कौन से राज्य हैं? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, कैसे समझते हैं? ये देखिए 82.5 डिग्री है। ये 82.5 डिग्री यहाँ से गुजर रहा है, नेपाल से गुजरा। ये भारत का यूपी है, फिर ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, यहीं पर आपका ये उड़ीसा है, और यहीं पर आपका आंध्र प्रदेश है। यहाँ से होकर ये निकल जाएगा। ठीक है, तो भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस मानक समय को हम IST बोलते हैं। हमारा जो भारत का मानक समय है उसे हम IST बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, IST। ठीक है, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। आपको जब हमने अक्षांश देशांतर पढ़ाते तो उसमें बताया था कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है। ग्लोब में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते थे हम? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब वहाँ पर गर्मी होती थी। ठीक है, गर्मी सर्दी दोनों होती थी, और बहुत अच्छे से, मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ती क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, मतलब वर्तमान में भी पड़ती हैं। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं कि जो भारत का जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ये बनाया हमने, देखिए ये डैश डैश लाइन आप देख रहे हैं, ये ऐसे जा रही है, ये वाली ऐसे गई है यहाँ तक, ये ऐसे निकल गई। ये है हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये हमारे गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है? गुजरात से, राजस्थान के इस हिस्से से, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का है, राजस्थान को भूल मत जाइएगा, राजस्थान से, MP से, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो गया? गुजरात 1, राजस्थान 2, MP 3, छत्तीसगढ़ 4, और झारखंड 5, बंगाल 6, और आपका त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। भारत की जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित है, मतलब कर्क रेखा पर ही स्थित है। वह है झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी जो रांची है वह कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत के राज्य की ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है, उसके ऊपर नहीं स्थित है, कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। एक बात याद रखिएगा, जो कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर अक्षांश रेखाएं हैं, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कहीं पृथ्वी पर खिंची हुई नहीं हैं। इनको बनाया गया है काल्पनिक तौर पर समय की गणना करने के लिए, तापमान की गणना करने के लिए। आपको पहले बता चुके, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऊपर है तो कोई चीज़ रेखा होगी तो उसके ऊपर राजधानी है, नहीं, ऐसा नहीं है, काल्पनिक रेखा है, उसके ऊपर से गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के एकदम निकट है। वह है MP की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे है, कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कर्क रेखा जो है उस कर्क रेखा का किस राज्य में सबसे ज़्यादा विस्तार है, मतलब कि कर्क रेखा किस राज्य में सबसे ज़्यादा दूर तक फैली हुई है। वो है मध्य प्रदेश। आप साफ देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्क रेखा MP में फैली, इतना क्षेत्रफल कहीं नहीं है। ठीक है,
ये थे कर्क रेखा के बारे में। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। भोपाल की राजधानी कर्क रेखा के निकट स्थित है। अब बात करते हैं कि भारत के बारे में। भारत का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है। ये क्षेत्र जो है यहाँ पे नेपाल है। ये हमारा भूटान है। ये हमारा बांग्लादेश है, बीडी लिखा है हमने, बांग्लादेश। ठीक है, ये हमारा ऊपर चाइना है। ठीक है, इधर फिर म्यांमार आ जाएगा। म्यांमार के बाद में इधर फिर थाईलैंड आ जाएगा। आपको हम बताएंगे अभी कि भारत की जलीय सीमा कितने लोगों से है, तटीय सीमा कितने लोगों से है। ठीक है, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, भारत है वो कितने देशों से सीमा बनाता है और सबसे ज़्यादा दूरी किस देश से बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत के जो ऊपर हैं वो हिमालय की महान विशाल श्रृंखलाओं से भारत के ऊपर हिमालय की महान विशाल श्रृंखलाएं स्थित हैं। भारत के जो ऊपर छोर पर, अभी आप यूपी जाएंगे, नेपाल जाएंगे, नेपाल से आपकी एवरेस्ट की चढ़ाई का वो बेस पॉइंट बना है और यहीं से आपके हिमालय स्टार्ट हो जाता है। एवरेस्ट की चढ़ाई यहीं से होती है, नेपाल से ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हिमालय की एक श्रृंखला नहीं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, बहुत सारी श्रृंखलाओं, बहुत सारे पर्वतों से मिलकर हिमालय बना हुआ है। हिमालय एक जगह नहीं फैला हुआ है, हिमालय बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। आपका जो अंडमान निकोबार है, हिमालय का ही स्वरूप है, हिमालय का डूबा हुआ हिस्सा निकला हुआ है। इसको आपको बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको समझते चलिए बात को। ठीक है, ऊपर क्या है, हिमालय है। नीचे जो भारत के ये हिंद महासागर है, नीचे भारत के नीचे जो है दक्षिण छोर पर वो हिंद महासागर है। भारत के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और भारत के पश्चिमी छोर पर अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर के जस्ट नीचे इधर साइड में ये हमारा लक्षद्वीप है, इसको समझते चलिएगा। ये हमारा श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका और भारत का जो तमिलनाडु है, श्रीलंका और भारत और श्रीलंका को जो खाड़ी डिवाइड करती है उसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार लिखा है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी क्या करती है, श्रीलंका और भारत को डिवाइड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बंगाल की ये भी हो गया भैया आपका। ठीक है, ठीक है, इस मानक समय को हम IST स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बोलते हैं। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। अब भाई कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, हमने बोला कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। जहाँ पर लगभग शब्द का प्रयोग हो जाता है वहाँ पर करेक्ट बात नहीं होती है, मतलब एग्जैक्ट बात नहीं होती कि लगभग। ठीक है, तो लगभग 2 भागों में बांटती है। अब देखिए, इतना क्षेत्र भारत का ये काट रही है, इतना ही क्षेत्र काट, तो लगभग 2 भागों में डिवाइड कर रही ना। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में हमारी कर्क रेखा ये है। कर्क रेखा के उत्तर में जो भारत है, उत्तर मतलब ऊपर, उत्तर में जो भारत है उसे हम उपोष्ण भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, उपोष्ण भारत कहते हैं। और कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत है, कर्क रेखा के दक्षिण में मतलब नीचे, कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत है उसे हम उष्णकटिबंधीय भारत कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का विस्तार किलोमीटर में। अभी देशांतर और अक्षांश विस्तार बताया था हमने, अभी बात करते हैं हम लोग कि किलोमीटर में कितना विस्तार है। भारत का उत्तर से दक्षिण मतलब सबसे ऊपर वाला बिंदु और सबसे नीचे वाला बिंदु, वहाँ से लेकर यहाँ तक कितने किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की किलोमीटर में दूरी है 3214 किलोमीटर। कितना विस्तार है, उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम का। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 2933 किलोमीटर। ये लिखा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। MP की राजधानी भोपाल कर्क रेखा पर के बिल्कुल निकट स्थित है और MP में कर्क रेखा का ज़्यादा विस्तार है। ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, और ये सारे नोट्स हैं और जो हम बोल रहे हैं उसको भी आप नोट्स ही समझिए कि जो बातें आपको लगती हैं कि लिखने लायक हैं, हालांकि फालतू की बातें मैं नहीं बोलता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो भी नोट्स ही हैं, उन्हें भी लिखें आप। ठीक है, उन्हें भी लिखें, उन पॉइंट्स को मत छोड़िए आप, क्योंकि सारी बातें हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं, कुछ समझाने वाली भी होती हैं और कुछ लिखने वाली भी होती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में लिखता हूँ और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, तो आज का ये था चैप्टर, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, जो भी FB अकाउंट या किसी पर भी आप शेयर कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि
उन लोगों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए जिन लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और आप कंटेंट देखिए, फिर जज कीजिए कि कंटेंट कैसा है, अच्छा है बुरा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।